अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान ने आज़ादी मार्च इस्लामाबाद से जो धरना था आज़ादी मार्च का वो ख़त्म किया, जिस पर मौलाना ने जो रहबर कमेटी की मेंबर जमातें हैं उनसे मुशावरत नहीं की थी, एतमाद में उनको नहीं लिया था, जिसकी वजह से जो रहबर कमेटी की मेंबर जमातें हैं उनके दरमियान और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के दरमियान गलत फहमियाँ जन्म लेने लगी थी। और जिसका इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने इजहार किया था कि मौलाना फजल रहमान ने हमें एतमाद में नहीं लिया। परवेज़ इलाही वालों के साथ जो मुज़ाकरात हुए, जो मामलात क्या तय हुए हैं, क्या डिस्कशन हुई है चौधरी बरादरान के साथ, तो ये हमें नहीं बताया मौलाना ने। और जो रबर कमेटी के मेंबरान हैं उनको भी ब्रीफिंग नहीं दी। ये इज़हार बिलावल भुट्टो जरदारी कर चुके हैं। इस तरह बाकी जो जमातें हैं, जो हमारी इतलात हैं कि बाकी जमातों ने भी ये रिजर्वेशन शो किए हैं, आपस में डिस्कशन की है कि मौलाना ने पता नहीं क्या मामला तय किए हैं, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ जन्म ले रही थी। तो इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए रहबर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। आज शाम 6 बजे अकरम खान दुरानी की राजगाह पर इस्लामाबाद में रहबर कमेटी का इजलास होगा और इसमें रहबर कमेटी के मेंबरान को जो उनकी गलत फहमियाँ हैं वो दूर करने के लिए अकरम खान दुरानी ब्रीफिंग देंगे। उनको बताएंगे कि हमने प्लान ए जो था आज़ादी मार्च का वो क्यों ख़त्म किया और क्यों ज़रूरी नहीं समझा अपोजिशन जमातों से मुशावरत करने के लिए, या आगे जो प्लान बी है वो क्या है, प्लान सी क्या है, JUI क्या करने जा रही है, मुज़ाकरात क्या हुए परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के साथ या हुकूमत के साथ। तो वैसे रबर कमेटी मुज़ाकरात कर रही थी, जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे। हुकूमती कमेटी जो थी परवेज़ खट्टक की सरबराही में, उसके साथ मुज़ाकरात कामयाब न हुए। उनके साथ मुज़ाकरात के नतीजे में तो ये आज़ादी मार्च या धरना ख़त्म होना भी नहीं था, क्योंकि मुज़ाकरात उनके साथ चल ही नहीं रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। एक मुलाकात हो रही थी, शुरू में हुई तो उसमें हमें लगा कि कोई प्रोग्रेस होनी है, कोई उम्मीद हमें नज़र आ रही थी। पहले तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन पहली मुलाकात में ऐसा फील दिया गया दोनों की तरफ से, रबर कमेटी की तरफ से भी, हुकूमती कमेटी की तरफ से भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि वक्फा है 2-3 घंटे का, फिर 10:30 बजे हम वापस आएंगे, दोबारा मिलेंगे, रबर कमेटी के साथ मुज़ाकरात करेंगे, हम मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म के पास जा रहे हैं। तो उस वक़्त तक तो एक हौसला अफ़ज़ा सिचुएशन नज़र आ रही थी। लेकिन जब वज़ीर आज़म से मुशावरत करने चले गए और वापस आए तो फिर डेडलॉक पड़ गया, क्योंकि वज़ीर आज़म ने जो शराइत या जो मुतालबात रबर कमेटी ने पेश किए हुकूमती कमेटी को, जो हुकूमती कमेटी जो करना चाह रही थी डिस्कशन, उस पर रबर कमेटी नहीं आई और नहीं मानी। और जो रबर कमेटी जिन इश्यूज़ पर डिस्कस करना चाह रही थी उस पर हुकूमत जो है वो नहीं आ रही थी, हुकूमती कमेटी। तो ये मुज़ाकरात उनके तो डेडलॉक पड़ गया और आगे बढ़ ही नहीं सके। लेकिन जो चौधरी बरादरान के साथ मुज़ाकरात थे मौलाना फजल रहमान के, वो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। और ये जो आज़ादी मार्च का जो धरना है इस्लामाबाद में, वो भी मौलाना जो चौधरी बरादरान है उनके मुज़ाकरात के नतीजे में ही ख़त्म हुआ है। क्या मुज़ाकरात हुए, क्या मामला तय हुए, मैंने 2-3 प्रोग्रामों में ये डिस्कस कर चुका हूँ कि पंजाब हुकूमत में तब्दीली है। ये अभी फौरी तौर पर तो नहीं होनी कि आज या कल परसों में तो नहीं होनी, महीने डेढ़ के बाद आप देखेंगे चीज़ें सामने आती रहेंगी। मरकज़ में इन हाउस तब्दीली का मामला है, वज़ीर आज़म की जगह पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाएगा, तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, वज़ीर आज़म को हटाकर किसी और को वज़ीर आज़म बनाने का भी ऑप्शन डिस्कस हुआ है। और उसमें काफ लीग ने शायद जो कहा बताया जा रहा है कि काफ लीग ने मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी कराई है, कमिटमेंट की है कि मौलाना फजल रहमान के साथ होगी काफ लीग भी और अपोजिशन जमातों के साथ होगी। आज मैं देख रहा था तारिक बशीर चीमा जो काफ लीग के हाउसिंग मिनिस्टर हैं, वो जियो TV पर हामिद मीर के प्रोग्राम में मैं सुन रहा था उनको, तो उन्होंने भी ये जुमला कहा है कि जिस दिन हमें हुकूमत से अलग होना पड़ेगा तो हम बबांगे दहल जो है हुकूमत से अलग हो जाएंगे, इस तरह की बात की है।
चौधरी बरदरान के बयानात पर डिस्कशन हमने की है कि उनके बयानात नवाज़ शरीफ की हिमायत में, नवाज़ शरीफ के बारे में मुतालबात कि उनको मुल्क से बाहर भेजे ना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, वज़ीर आज़म के हवाले से, हुकूमती परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, खुलकर बातें की हैं, जिससे अखज़ ये किया जा रहा है कि चौधरी बरदरान ने अब भी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ये फ़िलहाल स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। फौरी तौर पर अलहदगी का तो ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन आगे चलकर कुछ मुतालबात अपने रखेंगे, और वो मुतालबात जब पूरे नहीं होंगे तो फिर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान भी करेंगे, धमकी देंगे शुरू में, फिर अलग भी हो जाएंगे। ये इस तरह का सीन क्रिएट हो सकता है जो समझ में भी आ रहा है और जो सुन भी रहे हैं, इतलात भी ऐसी ही है। क्योंकि मुनिस लाई को आपको याद होगा, परवेज़ लाई ने मुनिस लाई को पहले भी वज़ीर बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया था, लेकिन उनको वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया था। उस वक़्त तो चौधरी परवेज़ लाई ने हुकूमत से, चौधरी बरदरान ने अलहदगी का कोई ऐसी बात नहीं की। वो इसलिए क्योंकि कोई रास्ता नहीं था उनके पास, अगर हुकूमत से अलग हो जाए तो किधर जाए अपोजिशन। अब जो है मौलाना के साथ मुज़ाकरात में एक रास्ता निकला है, खुला है, उसमें परवेज़ इलाही भी बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं, वज़ीर आला भी बन सकते हैं नून लीग के साथ मिलकर पंजाब में। नवाज़ शरीफ को रिलीफ दिलवाने में भी कहा जा रहा है कि वैसे तो अदालतों ने दिया है ज़ाहिर है, लेकिन बज़ाहिर, लेकिन कहा जा रहा है कि हमदर्दियाँ चौधरी बरदरान की भी रही है, मौलाना के भी रही हैं, मौलाना के आज़ादी मार्च का प्रेशर का नतीजा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे चलकर खुलेंगी, आस्ता आस्ता जो है जो चीज़ें हैं वो सामने आती रहेंगी। तो ये अब जो रबर कमेटी बुलाई गई है, इसमें इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, और जो प्लान बी है मौलाना का वो ठंडा क्यों पड़ गया है, उतना आबोताब के साथ आज़ादी मार्च का जिस तरह प्लान ए चला था आबोताब के साथ, उस तरह नहीं जा रहा प्लान बी। तो इसकी क्या हिकमत अमली है, इसके बारे में भी जो अकरम दुरानी है रबर कमेटी के सरबराह, वो अपने रबर कमेटी के मेंबरान को ब्रीफ करेंगे। मेरी तो इतलात ये हैं कि एएनपी ने भी यही रिजर्वेशन शो किए हैं कि हमें बहुत सारी बातों में, बहुत सारे मामलात पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा, हमें बताया नहीं जा रहा। कुछ चीज़ें मौलाना अपने पास रखी हुई हैं मौलाना ने, और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ शेयर नहीं कर रहे। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो उसमें रबर कमेटी के दोनों मेंबरान जो पीपल्स पार्टी के थे, नैयर बुखारी और फरतुल्ला बाबर, उन्होंने मीटिंग में सीईसी में ब्रीफ किया था बिलावल भुट्टो जरदारी को कि हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म है ही नहीं कि मौलाना करने क्या जा रहे हैं, मुज़ाकरात क्या क्या हो रहे हैं। क्योंकि परवेज़ इलाही के साथ अगर मौलाना के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मौलाना को चाहिए था, अगर हुकूमती कमेटी के साथ रबर कमेटी मुज़ाकरात कर रही है तो मौलाना अलग मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, परवेज़ इलाही अलग, हुकूमत की तरफ से परवेज़ इलाही अलग मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ें भी हुकूमत की तरफ से भी डिस्कस हुई थी, रिजर्वेशन शो हुए थे कि परवेज़ इलाही अकेले क्यों मिल रहे हैं मौलाना के साथ। हुकूमती वज़रा ने ये एतराज़ किया था वज़ीर आज़म के साथ। लेकिन एक बात मैंने ये नोट की है कि पीटीआई को एतराज़ात के बावजूद, परवेज़ इलाही की मौलाना के मुलाकात पर एतराज़ होने के बावजूद पीटीआई ने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कोई बयानात नहीं दिए, कोई खुलेआम कोई बात नहीं की ऑन द रिकॉर्ड किसी मीडिया पर, टीवी चैनल पर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ बातें नहीं की। वो क्या हिकमत अमली हो सकती है पीटीआई की, वो पीटीआई जानती है। लेकिन चौधरी बरदरान पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि उनकी एक रिवायती ख़ानदानी लोग हैं, और वो कमिटमेंट जब करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो पूरी हो। अब बाकी तो सियासत है, सियासत में तो सब जमातों की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं, दाव पेच चल रहे होते हैं, बज़ाहिर कुछ बातें हो रही होती हैं, अंदर खाना कुछ बातें और हो रही होती हैं। ये तो सियासत में चलता है, चौधरी बरदरान भी यही कर रहे होते हैं, बाकी जमातें भी यही सारी कर रही होती हैं। लेकिन मौलाना ने, मुझे जो नज़र आ रहा है कि मौलाना ने जिस तरह शुरू में रबर कमेटी के मेंबरान को जिस तरह जैसे ही आज़ादी मार्च शुरू किया था तो उस वक़्त रबर कमेटी के मेंबरान को आज़ादी मार्च के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही थी, हालांकि मीटिंग्स भी होती रहती थी। खुद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के साथ मेरी गपशप हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो हंसकर काका लगाकर हैदरी साहब ने कहा कि अपोजिशन भी परेशान है कि मौलाना करने क्या जा रहे हैं।
تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کو بہت ساری چیزیں مولانا نے نہیں بتائی تھیں، کیونکہ اپوزیشن یہ جو نون اور پی پی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ ان کی اپنی ظاہر ترجیحات ہے، اپنی مجبوریاں ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے معاملے پر مولانا کے ساتھ ہاتھ کر گئی تھیں یہ دونوں جماعتیں، اور دونوں پر الزام لگا، لیکن دونوں نے کہا کہ ہم اپنے جو 14 سینیٹرز ہیں ان کو ہم ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، کارروائی کریں گے، کیوں دھوکے بازی کی، کیوں پیٹھ میں کھنجر گھونپا۔ تو وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ایک سینیٹر انہوں نے بے نقاب نہیں کیا اپنا، جنہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں غداری کی یا ووٹ بیچا، جو بھی، لیکن اپنی پارٹیوں کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تو ان کو بے نقاب نہیں کر سکی۔ تو مولانا کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے سارے پتے شو کر دیے، اپوزیشن جماعتوں کے سامنے کھول کر رکھ دیے، تو پھر میری تحریک ناکام ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہی جس طرح چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی، اور اسی طرح پھر یہ میری جو آزادی مارچ ہے یہ بھی نہ ناکام ہو جائے، پیپلز پارٹی نہ کہیں سودا کر لے، نون لیگ نہ کہیں سودا کر لے، تو یہ مولانا کو یا کوئی اور جماعت اپنا کوئی اور فائدہ نہ لے لے اور مجھے ہی نہ کھپا دے۔ تو مولانا نے اس وجہ سے، مجھے جو نظر آ رہا ہے، میری اپنی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے میں جے یو آئی کی بیٹ بھی کور کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو بھی کور کر رہا ہوں، نون لیگ کو بھی کچھ عرصے تک کور کرتا رہا ہوں۔ تو ان تینوں جماعتوں کی سیاست کو دیکھ کر میں یہ کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نے بہت ساری چیزیں واقعی ان کو شیئر نہیں کی، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی ان کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اب جب انہوں نے اپنے تحفظات ریزرویشن شو کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اس کے بعد پھر مولانا نے یہ ضروری سمجھا کہ ربر کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، اور اس میں تمام جو ربر کمیٹی کی ممبر جماعتیں ہیں ان کے ممبران کو بریفنگ دی جائے، ان کو بتایا جائے۔ کیا بتائیں گے ربر کمیٹی میں؟ اکرم خان درانی کیا بریفنگ دیں گے مذاکرات کے حوالے سے، یا چودھری برادران کے ساتھ معاملات کیا کیا طے ہوئے ہیں، اس حوالے سے جو بھی ہوگا آج شام 6 بجے کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو اپڈیٹ کروں گا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔